हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। आज की वीडियो है एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटी कुछ घटनाओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मैग्नस नाम के एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको मैग्नस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मैग्नस है। एम्बुलेंस ड्राइव करते हुए मुझे करीबन 5 साल हो चुके थे। यह घटना मेरे साथ 1992 के करीब घटी थी। बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी। उस वक्त मैं कनाडा में रहता था। वहाँ के जंगल बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। हालांकि पहले भी फॉरेस्ट रेंजर्स वहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं हुआ करती थी जिससे हम लोग सही जगह या सही लोकेशन पर पहुंच सके। 1992 का दिसंबर या नवंबर का महीना था, मुझे ढंग से याद नहीं है। उस वक्त मेरी उम्र करीब 29 से 30 साल की थी। मैं एम्बुलेंस को ड्राइव करता था और उस वैन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स लगे रहते थे जो कि किसी मरीज के लिए या घायल आदमी के लिए यूज़ किए जाते थे, वो सारे इक्विपमेंट्स मुझे ढंग से चलाने आते थे क्योंकि मुझे उस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई थी। मैं जिस एम्बुलेंस में था वो एक बड़ी एम्बुलेंस वैन थी जिसमें एक साथ 4 पेशेंट्स तो बहुत आराम से आ सकते थे। मैं उसी को ही ड्राइव करता था। मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी होता था, उसका नाम एल्फ्रेड था। हम दोनों लोग एक साथ ही काम किया करते थे। हालांकि मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, लेकिन एल्फ्रेड के साथ काम किए हुए मुझे सिर्फ 1 ही साल का एक्सपीरियंस था। एल्फ्रेड और मेरी ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं थी, हम बस एक प्रोफेशनल फ्रेंड ही थे। जब हमारी शिफ्ट होती थी हम तभी एक दूसरे से बात करते थे, या कोई इंपॉर्टेंट काम होता था तो कभी कभार एक दूसरे से कनेक्ट भी कर लिया करते थे। उसके अलावा हम एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। एक बार हम दोनों की शिफ्ट रात में ही थी, तभी हमें हमारे बेस से इंफॉर्मेशन मिली कि कैनेडियन फॉरेस्ट के पिछले हिस्से में जहाँ पर कई जंगली जानवर थे, वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स के ऊपर जंगली जानवर ने बहुत बुरी तरीके से हमला कर दिया है और हमें वहाँ पर जल्दी से मेडिकल किट्स को लेकर पहुँचना है और घायल ऑफिसर्स को वापस हॉस्पिटल लेकर आना है। जो हमारी लोकेशन थी जहाँ पर हम थे, वहाँ से जंगल की वो लोकेशन करीबन 25 मिनट की दूरी पर थी। मैं और एल्फ्रेड तुरंत लोकेशन के लिए निकल गए। हम दोनों रास्ते भर में सारी डिटेल्स को नोट कर रहे थे और बार बार वॉकी टॉकी से सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे थे। हमें वहाँ की प्रॉपर लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए हमें किसी तरह वहाँ पर पहुँचना था। हमें सारे इंडिकेशंस और लोकेशन को प्रॉपरली बताया भी गया था। हम लोग बस अनुमान लगा के ही उस जगह पर जा रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स जंगल के काफ़ी अंदर के हिस्से में थे और वहाँ पर एम्बुलेंस को ले जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि जंगल के अंदर कोई भी रास्ता नहीं बना हुआ था। हमें किसी तरह ऐसे लोकेशन दिए गए जहाँ पर कुछ कच्ची रोड भी बनी हुई थी। हम उसी की तरफ से एम्बुलेंस को ले जा रहे थे। फिर हमें एक छोटी सी रोड मिली जो कि जंगल के अंदर जा रही थी। हम एम्बुलेंस को जंगल के अंदर लेकर जा रहे थे। बहुत ही घना अंधेरा था। एम्बुलेंस की लाइट से जितनी रोशनी हो रही थी उतनी रोशनी से ही हम जंगल के अंदर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और एम्बुलेंस की लाल रोशनी जो कि पूरे पेड़ों पर बार बार गोल गोल घूम के गिर रही थी। हल्की फुल्की उसकी आवाज़ भी हमने तेज़ कर दी थी ताकि अगर कोई भी रेंजर हमारी एम्बुलेंस की आवाज़ सुन ले तो वो हम तक पहुंच जाए। जितना अंदर तक हो सके हम एम्बुलेंस को लेकर चले गए। उसके बाद रास्ता ख़त्म हो गया। हम किसी से भी दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाए थे। वॉकी टॉकी की प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी भी वॉकी टॉकी कैच नहीं कर पा रहा था और नेटवर्क का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं और एल्फ्रेड दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। उसने बोला कि हम गाड़ी से नीचे उतर के जंगल के कुछ अंदर तक जाते हैं और उनको ढूंढते हैं। हम दोनों यही बात कर रहे थे, तभी हमें जंगल के एक हिस्से से अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी ऐसी थी कि जैसे किसी ने आग जलाई हो। मैं और एल्फ्रेड तुरंत उधर ही देखने लगे। हम तुरंत अपनी गाड़ी से नीचे उतर और हमने फर्स्ट एड किट को निकाल लिया।
हम हमारे साथ जितनी भी फर्स्ट एड किट को ले सकते थे उसे हमने ले लिया और हम फिर उसी रोशनी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हम जंगल के जितनी अंदर जा रहे थे वो रोशनी हमसे उतनी ही दूर चलती जा रही थी। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब हम गाड़ी से नीचे उतरे तो हमें लगा कि शायद हम 1 या 2 मिनट में उस रोशनी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम करीबन 10 मिनट से लगातार चल रहे थे। हमें वो साफ साफ दिखाई तो दे रही थी, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। जब हम दोबारा पीछे घूम के देख रहे थे तो हमारी गाड़ी भी हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। करीब 5 मिनट चलने के बाद हम दोनों को अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी के ज़ोर ज़ोर से भागने की थी और वो किसी एक आदमी की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि 3-4 लोग काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हों, लेकिन वो भागने की आवाज़ सिर्फ एक ही डायरेक्शन से आ रही थी, जिधर आग जल रही थी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं और एल्फ्रेड चुपचाप उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। एक बड़ा सा पेड़ था, हम दोनों उसी पेड़ के पीछे ही छुपे हुए थे। वो आदमी जो लोग भाग रहे थे वो हमसे काफ़ी दूर थे। हमें आग की रोशनी में उनकी परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो काफ़ी दूर थे, इसलिए हम ढंग से उन्हें नहीं देख पा रहे थे, लेकिन साफ साफ पता चल रहा था कि वहाँ पे 4-5 लोग हैं जो कि आग के गोल गोल घूम रहे हैं। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने साफ साफ देखा कि वो वही ऑफिसर्स थे जो कि बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिनके घायल होने की खबर हमें मिली थी। वो 4 ऑफिसर्स थे। वो लोग आग जला के आग के चारों ओर गोल गोल घूम रहे थे काफ़ी तेज़ी में, लेकिन उनमें किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बस जिंदा लाशें गोल गोल घूम रही हैं। मैं और एल्फ्रेड साफ साफ उन्हें देखते रहे। काफ़ी देर तक हम वहीं पर ही खड़े थे। उनके शरीर से खून भी टपक रहा था, जो कि हम दोनों को साफ साफ दिखाई दे रहा था। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। हम दोनों पेड़ के पीछे करीबन 5 से 10 मिनट तक चुपचाप खड़े थे और लगातार वॉकी टॉकी से अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। करीबन 5 मिनट तक वो सब लोग आग के गोल गोल घूमते रहे। मैंने एल्फ्रेड से कहा कि हमें शायद थोड़ा आगे जाके बात करनी चाहिए। उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने भी कहा ठीक है। हम लोग फिर उस बड़े से पेड़ से निकल के बाहर आए और धीरे धीरे उन ऑफिसर्स की तरफ जाने लगे। वो हमसे करीबन 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही थे। हम जब आगे बढ़ रहे थे तो हमारी कदमों की आवाज़ उन तक साफ साफ पहुंच रही थी। जैसे ही हम आगे बढ़े, एल्फ्रेड का पेड़ एक बड़ी सी लकड़ी पर पड़ा, जिसकी वजह से हमारे चलने की आवाज़ उन्हें ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी और वो एक साथ रुक गए। वो रुक के हमारी तरफ ही देखने लगे और मैं और एल्फ्रेड भी चुपचाप उसी एक जगह पर खड़े होकर उन चारों ऑफिसर्स को घूर घूर के देखने लगे। और ये चीज़ करीबन 1 मिनट तक हुई। कोई कुछ भी नहीं बोला। हम दोनों उन्हें देख रहे थे और वो चारों लोग अपनी जगह पर खड़े होकर हमें। मैंने थोड़ी सी हिम्मत की। मैंने उन ऑफिसर्स से बोला कि हम आपके लिए इमरजेंसी किट्स लाए हैं और सारे फर्स्ट एड किट्स लाए हैं, ताकि आप लोगों को जो भी जख्म हुए हैं हम आपका इलाज कर सकें और आप में से ज़्यादातर घायल लोगों को हम हॉस्पिटल ले जा सकें। मैंने ये बात काफ़ी चिल्ला के बोली थी और तेज़ बोली थी, क्योंकि शायद वो लोग हमें गलत भी समझ सकते थे। हमें उनके हाथ में रिवॉल्वर साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो कि वो हमारी तरफ पॉइंट आउट करके हमें शूट भी कर सकते थे अगर उन्हें हमसे खतरा लगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी आंखों के सामने ही वो चारों ऑफिसर्स ज़मीन पर गिर गए, ऐसे कि जैसे उनके अंदर से आत्माएं निकल के बाहर चली गई हों और वो बस एक जिंदा लाश बची हो। हम दोनों लोग भागते हुए उन ऑफिसर्स के पास गए तो हमने देखा कि उन चारों ऑफिसर्स की पल्सेस बिल्कुल नहीं चल रही थी। उनके शरीर से एक्सेसिव ब्लड भी निकला हुआ था, जो कि उस आग के चारों ओर बिखरा पड़ा था, वो भी गोल तरीके से। जंगल पर बने हुए पैरों के निशान खून से लथपथ थे और हम दोनों ये चीज़ देख के डर गए। हम वहाँ पर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। हमारी आंखों के सामने ही वो सारे ऑफिसर्स एक एक करके नीचे गिर गए। हमारे बात करने से पहले वो सब जिंदा थे और आग के चारों तरफ गोल गोल घूम भी रहे थे। हमें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आखिर वहाँ पर हुआ क्या। एल्फ्रेड ने मुझसे बोला कि हमें इन सारी लाशों को लेके एक एक करके एम्बुलेंस पे जाना पड़ेगा और फिर हमें सारी लाशों को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। मैंने भी उससे कहा ठीक है। उस वक्त हम डरे नहीं। हमारे पास डेड बॉडी को कैरी करने के लिए एक प्रॉपर इक्विपमेंट भी था। हम एक साथ 2 डेड बॉडीज़ को ले जा रहे थे। इस बार हमें एम्बुलेंस तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हमने उन दोनों डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस में लोड किया। उसके बाद बाकी 2 डेड बॉडीज़ को लेने के लिए दोबारा हम वहीं पर जाने लगे। हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचने वाले थे,
हमने देखा कि बाकी की 2 डेड बॉडीज भी दोबारा आग के चारों तरफ गोल गोल घूम रही हैं। हम दोनों एकदम डर गए थे, पर पता नहीं क्या हुआ, उन्हें शायद हमारे वहां पर होने का एहसास हो गया था। हमारी आंखों के सामने वो दोनों डेड बॉडीज दोबारा नीचे गिर गई और हम काफी देर तक वहीं पर ही चुपचाप बैठे थे। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम वहां पर दोबारा जाए। मैंने एल्फ्रेड से बोला कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसने कहा कि हम ये बची हुई 2 डेड बॉडीज भी लेकर जाएंगे, हमें यहाँ पर इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। वहां पर जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, एल्फ्रेड उनसे बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। मुझे आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना हिम्मती कैसे है। मुझे उसके बारे में कुछ खास पता भी नहीं था, क्योंकि मैं उसे सिर्फ 1 ही साल से जानता था। उसने मेरे अंदर थोड़ा हौसला भरा और फिर हम दोबारा उन दोनों डेड बॉडीज को लेके एम्बुलेंस पर गए। जब हम एम्बुलेंस पर पहुंचने वाले थे तो हमने देखा कि जो 2 डेड बॉडीज को हमने पहले एम्बुलेंस पर रखी हुई थी, उनमें से एक डेड बॉडी एम्बुलेंस के बाहर गिरी हुई है। ये चीज देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन एल्फ्रेड ने मुझे संभाला। उसने उन चारों डेड बॉडीज को उठा के एक एक करके एम्बुलेंस के अंदर रखा और हम एक साथ उस एम्बुलेंस को लेके उस जंगल से बाहर आए। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। एल्फ्रेड ने पूरे रास्ते एम्बुलेंस को ड्राइव भी किया और उसने मुझे बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा 1-2 बार एक्सपीरियंस उसके साथ हो भी चुका है और उसने मुझे अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर भी किया। और उसने मुझे ये भी बताया कि अब उन्हें इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है। करीबन 25 मिनट बाद हम दोबारा हॉस्पिटल पहुंच गए और हमने उन चारों डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल में सबमिट भी कर दिया। जब वो चारों डेड बॉडीज़ वहाँ पर पहुंची तो डॉक्टर ने उन्हें वेरीफाई कर लिया और ये पेपर्स में लिख दिए कि उनकी मौत यहाँ पर आने से पहले ही हो चुकी थी। हमने हमारे साथ घटी घटना को किसी को भी नहीं बताया। एल्फ्रेड ने कहा कि इन सब बातों पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। हमने बस अपने स्टेटमेंट में इतना ही बताया कि जब हम लोकेशन पर पहुंचे तो हमें सिर्फ वहां पर ये 4 डेड बॉडीज मिली और इसके पास हमें कुछ भी नहीं मिला। जिस ऑफिसर ने हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, हमें उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला। फिर उसके बाद हमने ये सारी रिपोर्ट हॉस्पिटल में ही सबमिट कर दी। हमसे 1-2 बार पूछताछ भी हुई कि हमें कितने बजे वहां पर लाशें मिली, हमने इतना टाइम क्यों लग गया आने में। हमने वहां पर घटी एक एक चीज़ को तो नहीं बताया, लेकिन हमने जितना भी नॉर्मल हो सके चीज़ों को स्टेटमेंट में डाल के फाइल को फॉरवर्ड कर दिया। और इसके बाद ऐसी कोई घटना मेरे साथ तो नहीं घटी, लेकिन एल्फ्रेड के साथ जो भी घटी घटना है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको वो दूसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि एल्फ्रेड के साथ घटी थी और वो उसने मैग्नस को बताई थी। तो अब आगे की पूरी घटना मैं आपको एल्फ्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ये घटना मैग्नस और एल्फ्रेड के साथ 1992 में घटी थी और एल्फ्रेड ने जब इस घटना को मैग्नस को बताया तब उसने बताया कि ये घटना मेरे साथ 4 साल पहले घटी थी। उस वक्त मैं नया नया एम्बुलेंस ड्राइविंग करता था। मुझे रूट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मैं सिर्फ एक नॉर्मल ड्राइवर ही था। एक बार मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई कि कैनेडियन हाईवे के पास एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में जितने भी लोग थे सबकी डेथ हो गई है। मेरे से पहले भी वहां पर 2 एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। मैं एक छोटी एम्बुलेंस ड्राइव करता था। मैं भी वहां पर अपनी एम्बुलेंस लेके पहुंचा। उस वक्त मेरी एम्बुलेंस की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसमें मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी तरह आधे घंटे में मैं वहां पर पहुंच भी गया। आखिरी 2 डेड बॉडीज ही बची थी और वहां पर 2 पुलिस वाले भी थे जो कि मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इन 2 डेड बॉडीज को भी मुझे लेके उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जहां पर बाकी डेड बॉडीज को लेके गए हैं। वो लोकेशन एक्सीडेंट वाली लोकेशन से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं अपनी एम्बुलेंस को तेज ड्राइव नहीं कर सकता था, इसलिए मैं धीरे धीरे ही उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा था। उन दोनों पुलिस वालों ने मेरी मदद की और फिर मैंने उन दोनों डेड बॉडीज को एम्बुलेंस में लोड कर लिया। उसमें एक डेड बॉडी एक छोटी बच्ची की थी और दूसरी एक बुजुर्ग महिला की। उसकी उम्र मेरे हिसाब से करीबन 60 या 70 साल से ऊपर थी। मैं दोनों डेड बॉडीज को लेके हॉस्पिटल के लिए उसी रास्ते से जा रहा था जहां से मैं आया था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं उस रूट पर एकदम नया था और एम्बुलेंस ड्राइविंग का मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। मुझे वो रूट ढंग से याद नहीं था जहां पर मुझे उस डेड बॉडी को लेकर जाना था। मैं शायद किसी गलत डायरेक्शन में मुड़ गया था या फिर मैं शायद सही डायरेक्शन में था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मैं हल्का फुल्का कंफ्यूज था। मैं चुपचाप उसी रास्ते पे गाड़ी चला रहा था।
हाईवे एकदम सुनसान था। हल्की फुल्की रोशनी तो थी, जो कि हाईवे पे हल्की फुल्की लाइट जल रही थी, लेकिन मेरे एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में पूरा अंधेरा था। हालांकि एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में और जहां पर मैं बैठा था उसके बीच में एक लोहे की पैनल लगी हुई थी, जिससे मैं सारी चीज़ों को अच्छे से साफ साफ देख सकता था, और एक छोटी सी विंडो भी बनी हुई थी। मैं वहीं पर ही बैठा हुआ था। मैं बार बार अपनी गाड़ी के बैक मिरर से एम्बुलेंस के पीछे की तरफ देख रहा था। मैंने एम्बुलेंस के उस हिस्से की लाइट भी ऑन कर दी थी, और मेरी गाड़ी के बैक मिरर से वो दोनों डेड बॉडी साफ साफ नजर भी आ रही थी, जिनको सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। कुछ देर बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं किसी गलत डायरेक्शन में आ गया हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वो रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं था जहाँ से मैं आया था। मैंने अपनी एम्बुलेंस को वहीं पर रोक दिया। वो हाईवे एकदम सुनसान था। एक तरफ बड़े बड़े पेड़ और दूसरी तरफ सिर्फ खुला मैदान। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं था कहाँ। अपनी एम्बुलेंस को रोकने के बाद मैं उससे नीचे उतरा और एम्बुलेंस में लगे हुए छोटे से फ्रिक्वेंसी नेटवर्क से अपने हॉस्पिटल में कनेक्ट करने की कोशिश की जहाँ से मैं आया था। हल्की फुल्की फ्रिक्वेंसी वहाँ पर आ रही थी। जैसे ही मैंने हॉस्पिटल से कनेक्ट किया और उनको अपनी लोकेशन के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि मैं गलत डायरेक्शन में चला गया हूँ। फिर उन्होंने मुझे सही लोकेशन बताई। मैंने अपनी एम्बुलेंस को दोबारा घुमाया और उसी रास्ते से दोबारा जाने लगा जहाँ से मैं आया था। मैं धीरे धीरे सही रास्ते पर पहुँच गया और उसके बाद मैं फिर दोबारा हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। मैं दोबारा फिर उसी अंधेरे रास्ते से गुजरने लगा। मैं अपनी गाड़ी में लगातार बैक मिरर से पीछे दोनों डेड बॉडीज की तरफ देख रहा था। हल्का फुल्का अंधेरा होने की वजह से कुछ देर बाद मेरी गाड़ी के बैक हिस्से की लाइट अपने आप बंद हो गई। वो दोनों डेड बॉडीज जहाँ थीं वो दोबारा अंधेरे में ही थीं। मैं बार बार उन लाइट्स को ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लाइट्स ऑन ही नहीं हो रही थी। पता नहीं अचानक से उसमें क्या हो गया था। मुझे लगा कि शायद वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए लाइट्स बंद हो गई हैं, क्योंकि एम्बुलेंस में पहले से ही थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही थी। मैंने उसके बाद किसी तरह गाड़ी की बैक लाइट्स को ऑन किया और मैं देख के हैरान हो गया। उन दोनों डेड बॉडीज में से एक डेड बॉडी उठकर बैठी हुई थी। हालांकि उसके ऊपर वो सफ़ेद कपड़ा अभी भी पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उठ के बैठी हुई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत गाड़ी को रोक दिया और उससे दूर हट गया। वो डेड बॉडी गाड़ी के अंदर ही थी और मैं जहाँ पर रुका हुआ था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। गाड़ी के अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, जैसे अंदर कोई चीज़ अंदर के पड़े हुए सामान को उठाकर फेंक रही हो। एम्बुलेंस का पीछे का दरवाज़ा बाहर से लॉक था। वो डेड बॉडी शायद उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अंदर से साफ साफ उस दरवाजे को खोलने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। मैं कुछ देर तक वहीं चुपचाप खड़ा था। मैं हिला भी नहीं अपनी जगह से। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मुझे हुआ क्या था। आमतौर पर तो मुझे डर के वहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पैर वहीं पर बर्फ की तरह जमे रहे। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बस एम्बुलेंस ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। कुछ देर बाद वो भी एकदम शांत हो गया और मैं चुपचाप वहीं पर ही खड़ा रहा। गाड़ी के अंदर से वॉकी टॉकी की आवाज़ आ रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो हेडक्वार्टर्स मुझे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मैं चला कहाँ गया। मैंने किसी तरह हिम्मत की और मैं धीरे धीरे गाड़ी के अंदर गया। मैंने देखा और उन्हें जवाब दिया कि मैं ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जितनी जल्दी हो सके उन्हें रिपोर्ट करूं, और वो लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे। मैंने जो परिस्थिति घटी उसके बारे में तो उन्हें नहीं बताया, लेकिन लगातार गाड़ी को चलाता रहा। और वो डेड बॉडी मैं साफ साफ बैक मिरर से देख रहा था, वो पीछे ही बैठी हुई थी। मैं उसे देखते हुए गाड़ी चला रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे कुछ भी बोलूं। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर चुकी है, लेकिन वो वहां पर चुपचाप बैठी हुई थी। करीबन आधे घंटे बाद मैं वहां पर दोबारा पहुंच गया, और मैं वहां पर पहुंचते ही तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो एकदम शांत थी। अंदर से कुछ वार्ड बॉयज आए और उन्होंने गाड़ी को तुरंत खोला, तो वो लोग देख के हैरान हो गए। जो डेड बॉडी कुर्सी पर बैठी हुई थी वो अब वहां पर लेटी थी, और उसके ऊपर से चद्दर हटा हुआ था, और दूसरी बच्ची की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी जहां पर पहले उसे रखा गया था। मैं भी चुपचाप वहीं पर ही था। मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो लोग दोनों डेड बॉडीज को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चले गए और मैं फिर वहां से अपनी एम्बुलेंस को लेकर निकल गया। मैं पूरे रास्ते एकदम शांत था। ताजुब की बात तो ये थी कि जैसे उस डेड बॉडी को डिलीवर करके मैं हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे आया, एम्बुलेंस के पीछे की वो लाइट अपने आप ही ठीक हो गई और सब कुछ एकदम नॉर्मली चलने लगा। हालांकि हल्की फुल्की इंजन में प्रॉब्लम तो पहले से थी, वो तो अभी भी थी,
लेकिन वो लाइट जो कि उस डेड बॉडी को वैन के अंदर डालने के बाद खराब हुई, उसके निकालते ही वो ठीक हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था कि मैं एक भूत या फिर एक डेड बॉडी जो कि जिंदा थी, उसके साथ पूरा टाइम एक एम्बुलेंस में ट्रैवल करता रहा। मैंने कुछ भी नहीं बोला और ना ही मैं चिल्लाया, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे अंदर से भूत प्रेत का डर एकदम खत्म हो गया। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मुझे श्लोक जी ने अहमदाबाद से भेजी है, और अब आगे की घटना मैं आपको श्लोक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम श्लोक है। यह घटना मेरे साथ 2001 में घटी थी। मैं अहमदाबाद के एक छोटे से गांव हार्श का रहने वाला हूँ। बहुत ही अजीब घटना थी ये। दरअसल मेरे घर के बगल में मेरा एक दोस्त रहता था। उसके बड़े भाई थे जिनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। हम एक एम्बुलेंस में ही अपने गांव से उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बच नहीं पाए। वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे और मेरी उनकी बहुत बनती थी। उनको इस हालत में देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। डॉक्टर की लाख कोशिश के बावजूद भी वो बच नहीं पाए, क्योंकि उनका सर बुरी तरीके से फट गया था और खून बहुत ज़्यादा निकल गया था। डॉक्टर ने बताया कि जिस हिसाब से इनका एक्सीडेंट हुआ, इनको तो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाले की कुछ कृपा थी कि इतनी देर बच गए। बहुत ही ताजुब की बात थी। डॉक्टर ने सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया। उसके बाद हम उनकी डेड बॉडी को लेकर अपने गांव की तरफ वापस आने लगे। जहां पर वो हॉस्पिटल था और जहां पर हमारा गांव था, काफ़ी ज़्यादा दूर था। 1.5 घंटे की दूरी थी। किलोमीटर तो मुझे ढंग से याद नहीं है। उस वक्त एम्बुलेंस में मैं, भैया की डेड बॉडी और ड्राइवर था जो कि एम्बुलेंस को चला रहा था। परिवार के और भी लोग थे जो कि दूसरी गाड़ी पर आ रहे थे। मेरा दोस्त शहर गया हुआ था अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसको आने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। मैंने उसे खबर दे दी थी और मैंने उसे डायरेक्ट घर आने के लिए ही बोला था। हमें काफ़ी दूर जाना था, इसलिए एम्बुलेंस ड्राइवर एम्बुलेंस को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चला रहा था। पीछे जो बाकी फैमिली के लोग आ रहे थे वो थोड़ा पीछे छूट गए। मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर को गाड़ी धीमे चलाने के लिए बोला। उसने कहा कि रोड काफ़ी ज़्यादा ठीक है, वो जितनी जल्दी हो सके सही रोड पे गाड़ी को चला देगा। उसके बाद ख़राब रोड आने के बाद वो धीरे धीरे ही गाड़ी को चलाएगा, जिससे वो समय बचा सकता है। मैंने उससे कहा ठीक है, और फिर वो चुपचाप गाड़ी को चला रहा था। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, वो आगे की तरफ देख के काफ़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। 1-2 बार तो उसने गाड़ी लड़ाते लड़ाते बचाई भी। मैंने उससे ये भी बोला कि तुम ठीक से गाड़ी चलाओ, वैसे भी इस समय माहौल ठीक नहीं है। परिवार के जितने लोग पीछे आ रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट चुके थे, लेकिन वो तो जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस चुपचाप सामने की तरफ देख रहा था। मैंने उससे दोबारा गाड़ी धीमे चलाने को बोला। जब उसने दोबारा मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मैंने उसके कंधे को हाथ लगा के उसे हिलाया, और मैं देख के हैरान हो गया। उसकी दोनों आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं। उसके सफ़ेद आंखों को देख के मैं एकदम डर गया था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी हार्ट बीट बहुत बुरी तरीके से बढ़ गई थी। मैं बेहोश होने वाला था। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस चुपचाप एक जगह बैठा हुआ गाड़ी को चला रहा था, लेकिन इस बार वो मेरी तरफ ही देख रहा था। गाड़ी तेजी से चलाने के बाद उसने मेरा नाम भी लिया। उसने मुझसे बोला, श्लोक, मैं हूं तुम्हारा बड़ा भैया। और जैसे ही उसने ये बात बोली मैं बेहोश हो गया। मुझे इसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। ये मेरे साथ सचमुच में घटा था। गाड़ी चलती रही और करीबन मेरी आंख 1 घंटे बाद खुली। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर वहीं पर ही बैठा हुआ गाड़ी को चुपचाप चला रहा था और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं उठा और चुपचाप उसे देखने लगा। उस वक्त रात के शायद 3 या 4 बज रहे थे। उसने मुझे उठाया और मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया था। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद से उठा हूं। मैंने उससे बोला कि सब कुछ ठीक है ना? उसने कहा हाँ। उसने कहा कि मैं चुपचाप बैठा हुआ था। उसके बाद मेरी आंख कब लग गई है उसको भी पता नहीं चला। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो सच बोल रहा है या झूठ। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो एक सच था या मेरा एक सपना। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था
कि जिसने भी मुझसे बात करने की कोशिश की वो कोई और नहीं, भैया की आत्मा ही थी, जो शायद अभी भी भटक रही थी क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी। अब ये क्या सच है क्या वहम, ये तो मुझे नहीं पता। इसके बारे में उस वक्त मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उस वक्त माहौल कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने इस बात को अपने मन के अंदर ही रखा। मैंने घर जाके अपनी मम्मी को ये चीज़ बताई। मम्मी ने कहा हो सकता है कि तुम्हें नींद आ गई हो और तुमने सपने में वो सब देखा हो, लेकिन ये बात मैं एकदम यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मेरा सपना नहीं था और उस एम्बुलेंस ड्राइवर के अंदर भैया की आत्मा कुछ देर के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ घटी 3 अजीबोगरीब घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।